एक पर्सन हैं, आप लोग इनसे परिचित होंगे और आज के टॉपिक भी यही है। ये पर्सन, इनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। एक इनको लेकर के आप लोगों ने सुना होगा कि आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पे जाना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। आधुनिक भारत का निर्माता के तौर पे जाना जाता है। 1848 से लेकर के 1856 तक जो है ये पर्सन रहा भारत में। गवर्नर जनरल बन के आया था और इसने बड़े स्तर के कार्य किए यहाँ पे। और जो वर्तमान भारत आप देख रहे हैं वो तो इसकी देन बिल्कुल नहीं है, लेकिन औपनिवेशिक काल पे इसने जो देसी रियासतें थीं बहुत सारे तरीके इसने शांति के माध्यम से भी, शांति के कार्य के भी किए और युद्ध के माध्यम से भी भारत को एकीकृत करने का, विस्तार करने का प्रयास किया। बहुत सारे भारत में निर्माण कार्य भी कराए, हर क्षेत्र में काम कराया इसने। पहले तो अपने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया, इसके बाद भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया, चाहे वो रेलवे के क्षेत्र में रहा हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में रहा हो, चाहे वो विद्युत के क्षेत्र में रहा हो, चाहे डाक के क्षेत्र में रहा हो। तो विभिन्न तरीके से इसने बहुत सारे तरीके अपनाए जिसके माध्यम समाज सुधार के क्षेत्र में रहा हो। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यापक स्तर का जो है विस्तार करने का श्रेय जो है लॉर्ड डलहौजी को जाता है। तो एक बार जो है इसको आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पे हम कैसे जानते हैं, क्या क्या काम किए, मैं 10-12 पॉइंट आपको बता देता हूं क्योंकि एग्जाम में लगातार पूछा जाता है लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लेकिन आपको एक चीज़ और पता होगा कि 1857 की क्रांति का जन्मदाता भी यही व्यक्ति था। इसकी जो नीतियाँ थीं वो नीतियाँ चरम तक पहुँच गईं और चरम में पहुँचने के कारण से ही बहुत सारी ऐसी व्यापक चीज़ें निकल के आईं। उन व्यापक समस्याओं का जन्म जो है जाके देखने को मिलता है, जाके कहाँ पे उसकी चरम देखने को मिलता है 1857 की क्रांति में। ठीक है, तो अब इसने किया क्या क्या काम। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने, मैं पहले कुछ पॉइंट लिख लेता हूँ फिर इसके बाद इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। लॉर्ड डलहौजी से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक, लॉर्ड डलहौजी को हम लोग डिटेल से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे मैं पॉइंट लिखता जाऊँगा। सबसे पहले इसने पंजाब का विलय किया, पंजाब का विलय, साम्राज्य विस्तार का काम किया इसने ना, पंजाब का विलय का काम किया। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने 1852 में पंजाब पे पूर्ण अधिकार कर लिया था। रणजीत सिंह के बाद जो है ना, दिलीप सिंह को पेंशनर वो ब्रिटेन भेज दिया जाता है। तो पंजाब पर अधिकार किया इसने। इसके बाद इसने द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल बर्मा और आंग्ल बर्मा क्षेत्र को मिला लिया गया। आंग्ल बर्मा युद्ध इसी के टाइम पे हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1852 में और लोअर बर्मा और पीगू प्रदेश जिसे कहते हैं 1852 में इसको भी मिला लिया गया भारतीय क्षेत्र में। फिर आपको पता है कि वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से पृथक हुआ। इसके बाद सिक्किम वाला क्षेत्र जो आपका है, सिक्किम वाला क्षेत्र आपको पता होगा कि जो सिक्किम का क्षेत्र है, डलहौजी ने 1850 में सिक्किम राज्य के दूरवर्ती प्रदेश को, दार्जिलिंग वाले क्षेत्र को भारत में मिला लिया। दार्जिलिंग तो अब जो है पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में आता है, लेकिन सिक्किम के काफ़ी क्षेत्रों को इसने भारत में मिला लिया। चौथे नंबर पे आता है इसका, वो है व्यापगत का सिद्धांत। व्यापगत का सिद्धांत, व्यापगत का सिद्धांत, इसको भी मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगा। व्यापगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको बोलते हैं राज्य हड़पने की नीति। इसने एक पॉलिसी लेकर के आया जिससे इसने जो देसी रियासतें थीं उस समय की, उन देसी रियासतों को हड़पने के लिए एक पॉलिसी क्रिएट की। क्या पॉलिसी बनाई, बहुत आसान भाषा में आपको मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, क्या पॉलिसी अपनाई इसने। सबसे पहला काम इसने क्या किया, 3 कैटेगरी में बांट दिया। ठीक है, 3 कैटेगरी में भारतीय रियासतों को बांट दिया। भारतीय रियासतों को 3 श्रेणी में विभाजित कर दिया। श्रेणी में विभाजन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। किसको, भारतीय रियासतों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। पहले
श्रेणी में उनको रखा जो कि पहले ब्रिटिश परम सत्ता के अधीन कभी नहीं रहे, जो ब्रिटिश परम सत्ता के अधीन कभी नहीं रहे, ब्रिटिश परम सत्ता के अधीन कभी नहीं, ब्रिटिश परम सत्ता से स्वतंत्र जो थे, ब्रिटिश परम सत्ता से जो स्वतंत्र थे, सत्ता से स्वतंत्र, ठीक है, पहली कैटेगरी इनकी थी। दूसरी कैटेगरी थी ब्रिटिश परम सत्ता के अधीन, ब्रिटिश परम सत्ता के अधीन, है ना, अधीनता जिन्होंने स्वीकार रखी थी। और तीसरी थी जिसको ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था, जो देसी रियासतें जिनको ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था, ब्रिटिश ने ही निर्माण किया, ब्रिटिश ने निर्माण किया, ठीक है। तो पहला है ब्रिटिश परम सत्ता से स्वतंत्र रियासतें, ब्रिटिश परम सत्ता की अधीनता की रियासतें, और ब्रिटिश परम सत्ता की द्वारा जो क्रिएट की गई, जो बनाई गई। अब समझिए 3 आधार पे जो रियासतें बनाई गई, इन 3 आधार पे रियासतों को बनाने के बाद डलहौजी ने इनको तो किसी भी तरीके से कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, यानी कि इनके साथ गोद लेने का अधिकार, यानी कि मान लीजिए इनके ये रियासतें थी दूसरी कैटेगरी की, पहली प्रकार की रियासत को किसी भी तरीके से छेड़खानी करने को लेकर के वो उसने कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई, इसको छोड़ दिया पूरी तरीके से कि हम इस पे कुछ भी नहीं करेंगे। ये चूंकि ब्रिटिश परम सत्ता से क्या थी, स्वतंत्र थी, जो ब्रिटिश परम सत्ता के अधीन रही हैं। तो ब्रिटिश परम सत्ता के अधीनता वाली जो रियासतें थी, इन रियासतों को क्या करना है हमें, इन रियासतों को यदि इनके पास जैविक पुत्र नहीं है, यदि इनके पास जैविक पुत्र नहीं है, यानी कि ये दत्तक पुत्र है इनके पास, दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया गया पुत्र है, राजा के पास जैविक पुत्र नहीं है, तो उसको ब्रिटिश परम सत्ता से क्या होना, परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो शासन चलाए या फिर उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए। तो इनको गोद लेने का अधिकार लेना पड़ता था, गोद लेने का अधिकार नहीं था, गोद लेने का अधिकार परमिशंस लेनी पड़ती थी, ठीक है। तो यदि इससे भी बहुत सारे राज्यों को हड़पा गया, और जिनका निर्माण ब्रिटिश परम सत्ता ने किया था, उन रियासतों को ख़त्म करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो ऐसे करके इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, यही है राज्य हड़पने की नीति। अब आपको इसके बारे में आपको पता होगा कि डलहौजी ने ये वाली जो श्रेणी थी, इसको लेके बड़े विरोध चालू हुए। इसके तहत डलहौजी ने ब्रिटिश की अनुमति बिना दत्तक पुत्र यानी गोद लेने का जो अधिकार है उससे वंचित कर दिया इनको। और ऐसे में कई सारे क्षेत्रों में जहां पर राजा के पास अपना दत्तक जैविक पुत्र नहीं होता था, उस जैविक पुत्र के दत्तक पुत्र के गोद लेने के अधिकार को खत्म करके ब्रिटिश परम सत्ता में उस क्षेत्र को मिलाना प्रारंभ कर दिया गया, और इससे बड़े स्तर का अविश्वास भी हुआ। मैं एक बार क्रम बता देता हूँ, क्रम भी पूछा जाता है प्रीलिम्स में, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली रियासत थी सतारा। सतारा को किन्होंने बनाया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा ही बनाई गई थी ये रियासत। पेशवाओं का वो था, पेशवाओं के तो जो आपका आंग्ल मराठा युद्ध था उसके बाद जो है डेवलप की गई थी। तो आपका जो है सतारा, सबसे पहले सतारा को मिला लिया गया। सतारा के बाद जैतपुर, जैतपुर को मिला लिया गया। जैतपुर के बाद आपका फिर किसे मिलाया गया, संभलपुर। किसे मिलाया गया, संभलपुर, संभलपुर को मिलाया गया। संभलपुर के बाद बघाट को मिलाया गया। किसे मिलाया गया, बघाट को मिलाया गया। सब रियासतें हैं। इसके बाद उदयपुर की रियासत को मिला लिया गया, उदयपुर की रियासत को मिला दिया गया। उदयपुर के बाद झांसी की रियासत को मिला लिया गया। झांसी में आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई थी, यहाँ पे दामोदर राव थे और उनका पुत्र नहीं था, दत्तक पुत्र था, तो झांसी। इसके बाद नागपुर की रियासत को मिला लिया गया। तो इस तरीके से पूरा क्रम है कि किस तरीके से रियासतों को मिलाया गया क्रम से, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि अवध वाले क्षेत्र को भी मिलाया गया। अवध लेकिन आपका कुशासन का आरोप लगाया गया, यहाँ पे कुशासन का आरोप लगा के कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है। जैसे अभी आप देखते हो ना राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है राज्यों में, वैसे ही कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय कर लिया गया। और इस समय अवध का नवाब बाजिद अली शाह थे। कौन थे, अवध के नवाब बाजिद अली शाह थे, ठीक है। तो इसने सबसे पहला काम किया साम्राज्य विस्तार में। साम्राज्य विस्तार के लिए कई जगह पे युद्ध किए, व्यपगत की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नियम लेकर के आया, युद्ध किया इसने कई रियासतों से, ठीक है। इसके बाद भी इसने कई सारे काम किए, ठीक है। और इसके बाद इसने जो काम किए, पहले तो रेलवे के क्षेत्र में काम किया। भारत के
और रेलवे के क्षेत्र में काम करने का उद्देश्य ये नहीं था कि भारत में रेल आ जाएगी, ये तो था कि भारत में रेल आ जाएगी तो जो कच्चा माल है उसका जो है कहाँ तक पहुँचना, बंदरगाह तक पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा, भारत का शोषण और तीव्र गति से किया जा सकेगा। तो यहाँ पे इनकी मंशा नहीं थी कि भारत में हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, औद्योगिकरण कर रहे हैं। इनका तो उद्देश्य ये था कि अब भारत को और तेजी से लूटना है और तेजी से खसोटना है, तो रेलवे लाइन का विकास किया गया। ठीक है, पहला काम ये किया। लेकिन आज वही रेलवे भारत की रीढ़ की हड्डी है ना, उसके डेवलपमेंट से। आपको पता है कि 1853 में पहली रेलवे चलाई गई। क्या हुआ? 1853 में पहली रेलवे लाइन बंबई से ठाणे के बीच में बिछाई गई। विद्युत तार जो आपका है, इलेक्ट्रॉनिक तार, विद्युत तार जो आपका इलेक्ट्रॉनिक तार है, ये भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ। तो प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच में प्रारंभ हुई, कलकत्ता से आगरा के बीच में प्रारंभ हुई, ये भी आपका जो है किसकी देन है? डलहौजी महोदय की ही देन है। इसके बाद डाक सुधार के क्षेत्र में इसने काम किया। डाक सुधार, आज देखिए इंडियन डाक भी भारत की रीढ़ की हड्डी है। तो 1854 में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया और तीनों प्रेसिडेंसियों पे पोस्ट ऑफिस स्थापित किए इसने। तो 1854 में जो है आपका डाक टिकटों को जारी किया गया और पोस्ट ऑफिस स्थापित करने का काम इसके द्वारा किया गया। इसके बाद आपको पता है शिक्षा के क्षेत्र में इसने काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में आपको पता है कि एक शिक्षा को लेकर के एक कमीशन बनाया गया, चार्ल्स वुड की विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया, चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में, वुड डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं। चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में, ठीक है, क्या बनाया गया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब बनाया गया? 1853 में। ठीक है, तो ये आपका वुड डिस्पैच भी इसी के टाइम पीरियड पे आया था और इसी के टाइम पे ये पारित भी हुआ था। इसका बहुत बड़ा महत्व है इस पूरे के पूरे अधिनियम का। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसने बहुत सारी क्षेत्रों में जो काम किए। अब देखो इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ लॉर्ड डलहौजी के बारे में। सबसे पहले एक बार इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ। ये एक तरीके से ये देख सकते हैं, ये है पर्सन, ठीक है, युवा यंग है ना, और भारत का निर्माता बन के चला आया ये। तो ये है आपका लॉर्ड डलहौजी। आप कुछ इस तरीके से भी तस्वीरें देखते हैं, कुछ तस्वीरें ऐसे इसकी दिखती हैं। तो लॉर्ड डलहौजी जो था आपका, इसके बारे में आपको पता हो कि स्कॉटलैंड का था। स्कॉटलैंड का एक कुलीन परिवार से संबंधित था और पहले व्यापार मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अध्यक्ष के तौर पे इसने काम भी किया था और भारत के महानतम गवर्नर जनरलों में इसका नाम आता है। ठीक है, और इसी कारण से इसे आधुनिक भारत का निर्माता का भी दर्जा प्रदान किया जाता है, क्योंकि इसने प्रशासन के क्षेत्र में बेहतर काम किया, प्रशासन के क्षेत्र में बेहतर इसने प्रयास लगातार किए। तो प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत इसने क्या क्या काम किए, क्रम से मैं आपको एक एक चीज़ करके बताऊंगा। सबसे पहले इसने केंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया और उसके तहत जो है विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए इसने क्या किया, भारत में जो प्रशासन बहुत फैला हुआ था, बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसको जो है सेंट्रलाइज कर दिया, केंद्रीकरण कर दिया। और केंद्रीकरण करने के लिए उसने आयुक्तों की नियुक्ति की, हर जगह पे कमिश्नर बैठा दिए और कमिश्नर को बैठाने के बाद गवर्नर जनरल को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाने का प्रयास किया। गवर्नर जनरल पे न्यायिक, पुलिस, भूमि, राजस्व संबंधी जितने भी उसकी पावर्स हैं सब में वृद्धि करने का काम किया इसने। प्रशासनिक क्षेत्र पे बड़े स्तर पे प्रयास किया और जो 1853 का जो आपका अधिनियम आया हुआ था, चार्टर एक्ट आया हुआ था, 1853 के चार्टर एक्ट में इसने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर के रूप में अपनी कार्यों को लेकर के उसमें भी प्रभुसत्ता स्थापित करवाने का काम किया। तो ओवरऑल इसने प्रशासनिक क्षेत्र में बड़े स्तर पे काम किया, शासन सत्ता का केंद्रीकरण करने का काम किया। तो ये आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज, सैन्य सुधार, सेना का विस्तार। चूंकि इसको अपने शासन को क्या करना था, बड़ा करना था, विस्तारित करना था। तो पंजाब, सिंध और अवध की जो विजय हुई है, तो कंपनी की सीमाओं को आगे बढ़ाने का काम करना, भारत के ब्रिटिश क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए बहुत जरूरी था कि एक बड़ी सेना हो और बड़ी सेना के लिए लगातार इसने काम किया। कई जगहों पर जो है इसने कुछ
आप देख सकते हैं कम से कम जो है यूरोपीय सेना को भी खड़ा किया और भारतीयों से भी सैनिकों को खड़ा किया। और कई जगहों पर इसने जो है सैनिकों के लिए जो है कई सारे भारतीय भारतीय और यूरोपीय सुरक्षा बल हैं उनके बीच में एक संतुलन स्थापित कर सके, उस संतुलन को स्थापित करने का भी प्रयास इसने किया। ठीक है, और कई जगहों पर जो है कई सारे चेक पोस्ट बनवाए, कंपनी के सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई सारी बंगाल आर्टिलरी के मुख्यालयों को परिवर्तित किया, बंगाल आर्टिलरी का मुख्यालय मेरठ स्थानांतरित कर दिया। ऐसे कई सारे सैन्य सुधार के काम भी इसने किए। ठीक है, रेलवे के बारे में आप सब जानते हैं कि 1853 से रेलवे को जो है भारत में बड़े स्तर पे प्रारंभ मिलती है और रेलवे नेटवर्क की परिकल्पना जो थी उससे जो है भारत के जो मुख्य बंदरगाह थे सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ देना था, ताकि जो बना हुआ माल वहां से आता है उस माल को पूरे भारत में पहुंचाना, बेचना, और जो कच्चा माल है बंदरगाह के द्वारा कहां पहुंच जाए, ब्रिटेन पहुंच जाए। तो 1853 में बंबई से थाने, बंबई बंदरगाह ही आपका है, वहां से जो है पहली रेलवे चलाई गई, 26 मील की दूरी की पहली रेलवे थी। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ, इसने 1852 में इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ की शुरुआत की थी 52 पे, और इसके बाद जो है लगातार इसको बढ़ाते चले गए। पहले जो है कलकत्ता से आगरा तक बनी, फिर इसके बाद जो है इसको आगे जो है लाहौर तक, पेशावर तक बढ़ाया गया, फिर बर्मा में रंगून तक बढ़ाया गया। तो टेलीग्राफ सिस्टम को भी बहुत तेज़ी से जो है, उससे क्या हुआ, टेलीग्राफ से बहुत तेज़ी से आसानी से संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश बहुत तेज़ी से भेजे जाने लग गए। और इसका परिणाम ये हुआ कि भारत के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी असंतुलन होता, कोई भी विद्रोह होता, कुछ भी होता, तो उसको बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जानकारी मिल जाती। ठीक है, डाक सुरक्षा सुधार में काम किया इसने। ठीक है, इसी के द्वारा डाकघर अधिनियम पारित किया गया था 1854 में, और उसी के तहत जो है डाकघरों में महानिदेशकों को काम के निगरानी के लिए महानिदेशक की नियुक्ति की गई थी, और देश में जो है डाक विभाग की स्थापना भी इसी के टाइम पे की गई। इसके द्वारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की भी स्थापना की गई, लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना की गई। ठीक है, तो इसके द्वारा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को और ज़्यादा पावरफुल बनाया गया, और इसके माध्यम से जो है भारत में बड़े स्तर पे जो विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षित इंजीनियर थे उनको जो है इसके अंतर्गत रखा गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। समाज सुधार में इसने बड़े स्तर का काम किया। समाज सुधार के क्षेत्र में चूंकि उस समय कन्या भ्रूण हत्या बहुत तेजी से चलती थी, तो कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को ही जाता है। राजपूतों में कन्या की भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। कन्या की भ्रूण हत्या को समाप्त करने का प्रयास जो किया वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। उसके द्वारा उड़ीसा में, मद्रास में, मध्य प्रांत वाले क्षेत्रों में मानव वध चलता था, मानव को समाप्त, नर बलि प्रथा चलती थी, नर बलि प्रथा को भी इसने बैन कर दिया, समाप्त कर दिया। और जो अंधविश्वास थे, बहुत सारे अंधविश्वासों को समाप्त करने का प्रयास किया। तो भारत की जो रूढ़ियाँ थीं, परंपराएं थीं जो भारत के विकास को रोकती थीं, उनको जो है सही करने का प्रयास जो है डलहौजी के द्वारा लगातार किया गया। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी आपको पता है कि 1855 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित हुआ इसी के टाइम पीरियड पे, और हिंदुओं को विधवाओं के साथ विवाह करने को वैध बना दिया इसने। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी इसके टाइम पे आया है। ठीक है, इसके अलावा डलहौजी के द्वारा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई, और मुक्त व्यापार की नीति के तहत इसने भारत के जो पूरे मार्केट को है ब्रिटिश पूंजीवाद के लिए खोल दिया, और भारत के सभी बंदरगाहों को मुक्त घोषित कर दिया। बॉम्बे, कराची, कलकत्ता बंदरगाह विकसित किए, नए बंदरगाह भी इसने बनाए, लाइट हाउस बनाए, समुद्री व्यापार और अंग्रेजी व्यापारियों को लगातार जो है क्या किया, उसके लिए एम्पावर्ड करता चला गया। शिक्षा के क्षेत्र में आपको पता होगा कि इसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में काम किया गया। 1854 में सर चार्ल्स वुड के नियंत्रण में एक जो है शिक्षा आयोग बनाया, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया, और उससे भारत के पूरे शिक्षा के क्षेत्र को पुनर्गठित करने का प्रयास किया गया। और इसके अलावा आधुनिक शिक्षा प्रणाली का भी इसने क्या किया, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का भी जनक के तौर पे जानते हैं इसको जो है। ठीक है, तो इस तरीके से लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत के पहले तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को विस्तृत करने में सबसे बड़ी भूमिका अपनाई गई,
फिर इसके बाद भारत के सामाजिक क्षेत्र में जो अंधविश्वास थे, रूढ़ियाँ थी, उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया गया। इसके बाद जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके जो है डेवलपमेंट में प्रयास किया गया, जो वर्तमान भारत के लिए सबसे प्रभावी है। तो भारत का एकीकृत भी किया इसने, एकीकरण के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया, और इन्हीं को जो है करने के बाद जो है ये आपका जो है प्रॉपर लॉर्ड डलहौजी, तो इसीलिए इसको आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पे हम जानते हैं। तो आप जब भी कोई भी आंसर राइटिंग करेंगे सबसे पहले इसके साम्राज्य निर्माण को लिखिए। साम्राज्य निर्माण कैसे किया, कैसे इसने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करता चला गया, ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको लिखने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो इसने किया कि जैसे कि बहुत सारे जो पंजाब का जो विलय करना हो गया, पंजाब के विलय को भी आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, उसको आपको लिखना पड़ेगा। सिक्किम के कुछ क्षेत्रों को इसने विलय कर लिया, उसको आपको लिखना पड़ेगा। व्यपगत सिद्धांत के बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी कि व्यपगत सिद्धांत के माध्यम से तो साम्राज्य विस्तार में कुशासन का आधार लगा के अवध को इसने मिला लिया। और इसके बाद जो है इसने जो भी अवसंरचनागत कार्य किए, चाहे वो रेलवे के डिपार्टमेंट में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक तार विद्युत तार को लेकर के हो, डाक सुधार के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में आप जो है इसका प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो है आज का ये जो टॉपिक है लॉर्ड डलहौजी के बारे में। एक बार सारे पॉइंट आप लोग देखिएगा, एक बार इसे पढ़िएगा, ठीक है। चलिए।